हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्त, आपको तो पता है आपने फॉर्म भी भर दिया है रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का, जिसका एग्जाम आज से मैं आपको बोलूं तो 90 दिन बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद एग्जाम होने वाले हैं। और टोटल जो अब तक रेलवे में 1992 से अब तक यानी 2024 तक आप ये एडिशन जो बुक पर दिख रहे हैं, अब तक जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड है। और वैसा नहीं है, जिस जोन में प्रैक्टिस सेट माने जो भी सेट में क्वेश्चन पूछा गया है सारे प्रश्न इसमें है। मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा। पर डे हम लोग 5 पेज का रिवीजन करेंगे। आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप हमसे जुड़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त देखिए, ये पेज नंबर, आज का जो पेज नंबर हम लोग लेंगे पेज नंबर 1 से 3 तक, यानी आज 3 पेज का हम लोग कराएंगे, कल से 5 पेज का हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। आज फिलहाल 3 पेज का मैंने पीडीएफ बना रखा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। देखिए जंतुओं को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेट्रा संघ के प्राणी हो गए, तरह तरह के मतलब वर्गों में बांटा गया है। तो जैसे पूछा है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो देखिए एनिलिडा ग्रुप में ना एक तो जोंक आता है और एक केंचुआ आता है। याद रखिएगा एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो जोंक और केंचुआ। याद रखिएगा जोंक और केंचुआ एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अच्छा रिवीजन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। क्या आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो ये आता है तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। ये जो प्राणी है ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। कौन से? मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। देखिए मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत जो जंतु या कीट आते हैं वो है घोंघा एवं सीपी। घोंघा और सीपी ये 2 ऐसे जीव हैं जो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। आई बात समझ में। अगला आपके पास क्वेश्चन है कि इकाइनोडर्मेट्रा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। क्या इकाइनोडर्मेट्रा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं, तो देखिए इसके अंतर्गत जो आते हैं ना, एक तो तारा मछली आती है और एक ब्रिस्टल स्टार, जो ये दोनों समुद्री जीव हैं, ये दोनों जीव इकाइनोडर्मेट्रा संघ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखिए मनुष्य का पाचन क्रिया जब भी आप भोजन को अपने मुख में डालते हैं तो वहाँ से ही प्रारंभ हो जाता है। देखिए मुख से कैसे प्रारंभ होता है, जब भोजन को आप मुख में लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको चबाना स्टार्ट करते हैं और उसको कई भागों में तोड़ते हैं और उसके बाद उसमें लार लपेट आ जाता है और लार में पाया जाता है एंजाइम, और एंजाइम भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है। अर्थात आपका आंसर क्या होगा, मुख से ही हमारी पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। अगले आपके पास जो क्वेश्चन है वो देखिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि सीरा द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। सीरा, एक देखिए सीरा आता है और एक धमनी आता है। तो सीरा द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो सीरा द्वारा जो होता है ना अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त धमनी द्वारा प्रवाहित होता है। याद रखिएगा सीरा अशुद्ध रक्त को, धमनी शुद्ध रक्त को लेकर जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील जो विटामिन है बी और सी ऐसे विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है। अगर आपको पता है तो आप बताइए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। शायद मैं इसी क्वेश्चन में आगे इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि सोडियम का कार्य क्या है। हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में विभिन्न तत्वों से पौष्टिक आहार मिलते हैं, तो ये पूछ रहा है कि सोडियम का काम क्या है हमारे बॉडी में। तो देखिए सोडियम का जो काम है, यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। देखिए सोडियम जो है हमारे शरीर में रक्त दाब को नियंत्रण करता है और जल का संतुलन जो है बनाए रखता है। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम, सोडियम का तो हो गया, पोटेशियम का काम क्या है।
तो पोटेशियम का काम है, देखिए ये हृदय गति की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। कौन? पोटेशियम। पोटेशियम का कार्य है यह हृदय गति की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? क्या? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये बनाता है लैक्टिक अम्ल। देखिए ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये बनाता है इथाइल एल्कोहल। ये इथाइल एल्कोहल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण यहाँ पे होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्गी अंग द्वारा होता है? क्या कह रहा है कि एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्गी अंग द्वारा होता है? तो ये होता है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। सो अगला क्वेश्चन है कि बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि किसमें होती है? देखिए बहिस्रावी और अंतःस्रावी जो दोनों प्रकार की जो ग्रंथि होती है ना, ये होती है अग्नाशय में। सो अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि या प्यूटरिटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्या पीयूष ग्रंथि या प्यूटरिटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्या कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल क्या कहलाता है? तो ये प्रत्यायन बल कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधे के लिए सबसे जो अच्छा उर्वरक है वो कंपोस्ट है। देखिए कंपोस्ट से पौधे को सबसे अच्छा उर्वरक मिलता है, तो क्या आंसर होगा? कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम याद रखिएगा, पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो ये है हीलियम। हीलियम जो है ना गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। अच्छा आप बताइएगा कि वायुयान जो होती है उसके टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? वायुयान के जो भी हमारे वायुयान उड़ते हैं तो उनके टायरों में एक विशेष गैस भरी जाती है, उसका नाम क्या है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग जो होता है कीटनाशी के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा कीटनाशी के रूप में डीडीटी, इसको डी और टी, डीडीटी का किस रूप में, मतलब डीडीटी का जो उपयोग है किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रवाहित होता है? देखिए यदि आप इथेनॉल का सबसे ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपके बॉडी का यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? पिछले बार जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था या एएलपी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था, बहुत ज़्यादा पूछा था, हद से भी ज़्यादा ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन, आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन H2। अगला क्वेश्चन है, आग लगाने तथा फैलाने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होता है? तो ये होता है सूती वस्त्र में। देखिए सूती वस्त्र में आग लगने की संभावना सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? देखिए लोहे का सबसे
महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो हरी सब्जी है। तो लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ये हरी सब्जी है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है, जैसे ये तो क्वेश्चन हो गया कि लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो देखिए लोहे का सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो हरी सब्जी है। आई बात समझ में? हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा लोह तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है इथाइल एल्कोहल के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तत्कालीन ऊर्जा शक्ति, जिसको मतलब तत्कालीन ऊर्जा चाहिए, जैसे आप दौड़ रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी की कमी हो गई तो आपको तत्काल ऊर्जा की ज़रूरत है, तो यानी तो आपको क्या कौन सा लिक्विड बोले तो यूज़ करेंगे, तो ये ग्लूकोज है। क्वेश्चन बोल रहा है कि तत्कालीन ऊर्जा प्राप्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है। तो ये दिया जाता है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कह रहा है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ओजोन परत जो है ना, जो सूर्य के द्वारा हानिकारक पराबैंगनी किरण जो निकलती है उसको रोकने के लिए ये एक आवरण के रूप में बनाती है। अगला क्वेश्चन है अंतजवर के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली औषधि कौन सी है। तो ये क्लोरोमाइटिसिन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अंतजवर के लिए, जो अंतजवर के मतलब उसको खत्म करने के लिए, जैसे आपको टाइफाइड हो गया है तो टाइफाइड में जो औषधि दी जाती है उसका नाम क्या है। तो क्लोरोमाइटिसिन है। आई बात समझ में? अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि गैस की लौ, यहाँ पे क्वेश्चन है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। तो गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को बोलते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। उसमें कोई ज्योति, उसे कोई प्रकाश हमें नहीं मिल लौ की गर्म हिस्से को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। तो सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। तो ये होता है 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार जो है ये पारा का अयस्क है सिनेबार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि शरीर के क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो शरीर के ताप का जो नियंत्रण होता है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। सो आंसर क्या होगा, लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का। अगला क्वेश्चन है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है। तो कशेरुक दंड में जो हड्डियां होती है वो 33 होती है। अगला क्वेश्चन है बीसीजी का पूरा नाम क्या है। तो बेसिलस कलमेट ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम क्या है। बेसिलस कलमेट ग्यूरिन। याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एथलीट एंड, देखिए वैसे क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है। तो ये कवक के द्वारा ये रोग होने वाला है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है। तो ये कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है दामा नामक रोग किससे होता है। तो दामा भी कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है। तो कृमि के कारण, जिसको वर्म बोलते हैं, फाइलेरिया कृमि के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है जब एक वस्तु को वेग दुगनी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा इसकी चौगुनी हो जाएगी। जब किसी वस्तु के वेग को दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सूत्रकणिका, क्वेश्चन बोल रहा है कि सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को अन्य नाम से जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है। तो वट वृक्ष पादपों के आवृत बीज में आता है। आवृत बीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है। तो ये ऐसा पेड़ ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूल खिलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला क्वेश्चन है
पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो बनाया जाता है ये कवक से बनाया जाता है। क्या पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो ये कवक से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन को दो सहजीवों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो सहजीव कौन कौन है? तो ये दो सहजीव जो है ना, ये एक तो शैवाल और एक है कवक। याद रखिएगा कि लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। किसको? लाइकेन को। तो वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो एक तो शैवाल है और एक क्या है? कवक है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है शैवाल से। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग प्राप्त होता है पुष्प की कली से। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प की कली से। अगला क्वेश्चन है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्क्रावर्गीय पुरावृत्ति से पक्षा शर्करा जिसको ग्लूकोज बोलते हैं या मधुजन जिसको ग्लाइकोजोन बोलते हैं बनने की विधि का क्या नाम है? तो ये इस विधि को बोलते हैं ग्लूकोजनन। क्या? ग्लूकोनवजनन इसको बोलते हैं। याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन फिर से समझिए। कह रहा है कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्क्रावर्गीय पुरावर्ती पक्षा शर्करा या मधुजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ये नाम है ग्लूकोनवजनन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? ये कटक उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्या कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मेलिवन एंड केलिवन को मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है। इसका आंसर क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो ये लसिकानु, इसको क्या है? लसिकानु बोलते हैं या लिम्फोसाइट। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की जो अवधि होती है वो होती है 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? देखिए जब फेफड़ा तक क्या, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है। अशुद्ध रक्त वो होता है जो बिना ऑक्सीजन का होता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए फेफड़ा तक ऐसे हमारा फेफड़ा होता है ना, तो फेफड़े तक कौन ले जाता है शुद्ध करने के लिए रक्त को? तो ये कौन ले जाता है? ये फुसफुस धमनी जो है ना, ये रक्त को फेफड़े तक उसको शुद्ध करने के लिए यानी ऑक्सीकरण करने के लिए लेकर के जाता है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम जो गुर्दा है ना, ये अपोहन के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है। तो ये परितारिका जिसको बोलते हैं आइरिस, इस पे आधारित है। अगर देखिए क्वेश्चन एक फिर से समझिए, एक व्यक्ति की आंखों का रंग, जैसे उसका रंग जो है काला है या नीला है या भूरा है, तो ये किस पिगमेंट वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है? तो ये परितारिका जिसको आइरिस हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि जब यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जब आंखों में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूझकर गुलाबी हो जाता है? जब आंखों में धूल चली जाती है, जैसे आप बाइक चलाते हैं तो आपकी आंखों में धूल चली जाती है और क्या होता है कि वो सूझकर क्या हो जाती है? गुलाबी हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है नेत्र श्लेष्मा के कारण, जिसको कंजंक्टिवा बोलते हैं। सॉरी दोस्त। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बच्चे को दूध पीते समय स्तनों से
यानी स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होती है माताओं में, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिलीज होने के बाद ही जैसे माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो ये दूध रिलीज होता है। सो अगला क्वेश्चन है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन जो होता है डिम्बवानी नली में होता है। ये इसको बोलते हैं फलोपियन ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं? डिम्बवानी नली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, कर कृत्रिम वीर्य निषेचन के उद्देश्य से वृषण वीर्य को किससे संचित किया जाता है? तो ये है द्रव नाइट्रोजन में। क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषण वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो ये द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो ये रेफलेशिया, रेफलेशिया का जो पुष्प होता है ये सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुख्य रूप से कौन कौन है? तो असत्य फल आपका है नारियल, कटहल और सेव। ये जो है ना, ये असत्य फल के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता लगाएंगे? जैसे आप एक पेड़ को देखते हैं तो इस पेड़ की आयु कितनी है, ये कैसे आप पता लगाएंगे? तो ये पता लगेगा आपको बल्लियों के उसको गिनकर। देखिए जब पेड़ को काटिएगा तो इस प्रकार से आपका पेड़ कटेगा। जैसे आपने ये पेड़ काटा है तो ऐसे पेड़ कटेगा, तो आप देखेंगे कि इस पे ना ऐसे ऐसे गोल गोल रिंग बने हैं जिसको बल्ली या छल्ला बोलते हैं। तो इसी को गिन करके ना उसकी आयु का आप अंदाजा लगा लेंगे। सो अगला क्वेश्चन है, जल संवर्धन जिसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं क्या है? तो ये बिना मिट्टी के पादप को उगाना। ये जल संवर्धन वो है कि जो बिना मिट्टी के हम पादप को यानी पौधे को हम उगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विज्ञानी को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो ये ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे में होता है? तो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण जो डिपेंड करता है वो उसके पिता के गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा हो, लड़का होगा या लड़की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगला क्वेश्चन है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? तो उसमें विटामिन B1 की कमी की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। तो किसी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्या कि कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास जो रेशा है यह बीजों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? देखिए क्योंकि जीवाणुओं के द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है जिसके कारण उसमें गंध आने लगती है। याद रखिएगा, जीवाणुओं द्वारा यूरिया जो उसमें होता है अमोनिया में बदल जाता है जिसके कारण उसमें तेज गंध आने लगती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो ये कैटफिश मछली में सल्क नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो देखिए वाताशय के कारण, उनके अंदर जो वाताशय होती है उसके कारण ये मछली जो होती है जल में नहीं डूबती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो ये WM एस्टेलेने ने सबसे पहले विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल के रूप में अलग किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे है क्वेश्चन क्या है कि ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये मटर के पौधे पर शोध करके आनुवांशिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किए थे। अगला क्वेश्चन है, लिटमस किससे मिलता है? तो ये लाइकेन से मिलता है। क्या? लाइकेन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्या कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? तो ये सिंकोना के वृक्ष से मलेरिया के उपचार की दवा प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अफीम को एक पादप उत्पाद है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। क्या अफीम एक पादप उत्पाद है? ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाणिज्य
काज किसके छाल से प्राप्त होता है, जिसको काम सीरियल बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। वाणिज्यिक काज किसके छाल से प्राप्त होता है, तो वलूत या ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊनी बकरी या ऊन बकरी बोले तो किस नस्ल से प्राप्त होता है, तो चेंगथंगी नस्ल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है मवेशियों में बंझापन किस रोग के कारण होता है, तो ये बेंग बेंग रोग के कारण उसके अंदर बंझापन होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, तो ये सूत्रण रोग से, जिसको सिरोसिस बोलते हैं, उसी से ये मरते हैं। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम का कार्य करती है। राइबोसोम किसका कार्य करती है, तो राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो अमरूद भीती कहलाते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधे। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी, तो ये मिसाइल आइसोसाइनेट गैस थी, जो कि भोपाल में गैस ये लीक हुई थी 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है, तो देखिए भैंस की जो मुख्य नस्लें है वो मुर्रा है, सुरती है, भदवाड़ी है, जाफर आबादी है और मेहना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है कह रहा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई, तो ये उत्तर प्रदेश की मथुरा के आसपास मखदूम में की गई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये बीकानेर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये वृक्षों की छाल से दालचीनी प्राप्त होती है, याद रखिएगा वृक्षों की छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले तो हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है मसालों की रानी किसे कहा जाता है, क्या मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो ये इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन कहलाता है, तो एंथोलॉजी को फूलों का अध्ययन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी में पोडोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरल किसकी पुस्तक है, तो ये कार्ल्स लिनियस की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि दूध से दही के रूप में जमाने का कारण क्या है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो ये लैक्टोबैसिलस जो है ना, इसी के कारण दूध से दही में जम जाता है। क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में, क्या विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो ये लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो ये लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, तो एवोगाड्रो संख्या का मान जो होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्या दाब अगर हम बढ़ाएंगे तो एक तरल का जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा है क्या कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ये लाल रक्त कण करता है, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं। तो देखिए मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो लाल रक्त कण करता है, यानी आरबीसी करता है। देखिए आरबीसी को रेड ब्लड सेल बोलते हैं। एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को पकड़ करके ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आई बात समझ में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो देखिए आपने बहुत सारे दोस्तों ने इसका उत्तर दिया था कि A, D, E और K है वसा में घुलनशील विटामिन कमेंट में, तो बहुत अच्छा, उनके लिए मेरे तरफ से जोरदार ताली है, ये रहा ताली। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनियों की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 760 मील प्रति घंटा होती है ध्वनि की चाल। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्युमिनियम किसका एक प्रमुख अयस्क है, तो ये बॉक्साइड का एल्युमिनियम एक प्रमुख अयस्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है
कह रहा है कि प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। तो कीड़ों के स्राव के रूप में, कीड़ों के स्राव के रूप में प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है अवटुट ग्रंथि से। कहाँ से? अवटुट ग्रंथि से। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो ये तो आपको पता है किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है मानव नेत्र पर प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है। तो ये लगभग कितना है? 2.5% है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। किससे? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगले आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो ध्वनि के शोरगुल का मापन किससे होता है? डेसिबल में होता है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होता है। तो बायोगैस में मीथेन CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मधुमेह रोग, देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है कि मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन के अभाव से, यानी इंसुलिन के अभाव में मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग होता है तो विटामिन C के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। याद रखिएगा, स्कर्वी रोग विटामिन C के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है, कब होता है? तो सूर्य ग्रहण, देखिए चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। क्या? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर संबंधित है। तो ये हृदय की गति से पेसमेकर संबंधित है। किससे संबंधित है? हृदय की गति से। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र है ये CaCOCl और Cl, ये विरंजक चूर्ण का ये सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते? क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणुओं का संरचना पृथक रूप से होता है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते, क्यों? क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि प्राकृतिक बहुलक है। तो ये रबर है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? एक प्रकार का रबर है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो ये एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को ढंग से पकाने के लिए, एसिटिलीन गैस का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो ये मृद लोहा होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो ये मेनिंजाइटिस, एक मेनिंजाइटिस रोग होता है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? तो ये किलोग्राम है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, जिसको किलोग्राम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे और जीवों के स्थान विवरण के अध्ययन का नाम है। तो ये बायोजियोग्राफी है। देखिए पौधे और जीवों का जो जिस स्थान का विवरण हो जिसमें किया जाता है वो उसका नाम क्या है? तो बायोजियोग्राफी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्षेत्रफल एक राशि है। तो क्षेत्रफल क्या है? एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। तो प्रोटीन का जो सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है ये सोयाबीन या मशरूम है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती।
ये ध्वनि जो तरंग है ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो दिखाई देता है वो काले रंग का दिखाई देता है। देखिए, अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब अभी हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है। सो दोस्त, अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है तो ये इसका नाम क्या है? स्फिग्नोगैमोमीटर जो है ये रक्त दाब को मापा जाता है इससे। अगला क्वेश्चन है, रेडियन किसकी इकाई? तो ये कोण की इकाई है रेडियन। अगला क्वेश्चन है, खून की कमी को कहा जाता है तो एनीमिया जैसे एनीमिया किसी को हो गया तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर खून की कमी हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं D2O। भारी जल किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको D2O बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विटामिन जो कि आँखों के लिए अच्छा स्रोत है, ये कौन सा विटामिन है? ए है। विटामिन ई आँखों के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट पाया जाता है तो ये कोबाल्ट में पाया जाता है विटामिन B12 कोबाल्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवेग की मात्रा का मात्रक है तो एम्पियर पर सेकेंड आवेग की मात्रा का मात्रक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो ये आयरन की कमी के कारण शरीर में एनीमिया रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। अगर किसी के व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी है तो उसके कारण एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू में पाया जाना अम्ल कौन सा है? साइट्रिक अम्ल, जो कि नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है तो वायुमंडलीय हवा में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडलीय हवा में। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि गैसोहॉल बनता है तो गैसोहॉल जो बनता है ये पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। क्या याद रखिए, गैसोहॉल जो बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अगला क्वेश्चन है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन जो होता है विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के दो मुख्य रूप और अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर में यहाँ पे 206 हड्डी आपको देखने को मिल रही है। और मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं कुल? तो 206 है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीजन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने पोजीट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने पोजीट्रॉन की खोज की थी। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें से पृथक की रक्षा करता है क्यों? ओजोन परत। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डायनेमो का आर्मेचर बना होता है तो ये इस्पात से डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका चांद पर क्या होगा? तो पृथ्वी के जो जितने भी वजन होते हैं चांद पर उसका 1/6 हो जाता है। अर्थात पृथ्वी पर अगर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 1/6 इसका हो जाएगा, यानी 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर। ठीक है। सोने का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो सोने का अपेक्षित घनत्व आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्या? 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सोने का अपेक्षित घनत्व होता है। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई है। तो दोस्त, यहाँ पे आज का पेज नंबर पेज नंबर कितना हो गया? 1 से लेकर के 3 पेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टीम हर दिन नया प्रयास कर रही है और बेहतर बनाने के लिए, और उम्मीद है कि हम लोग इससे बहुत बेहतर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।